नमस्ते साथियों, मैं आपका मित्र श्रेयस आरसीएम के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में हम जानकारी लेने वाले हैं जीएसटी के बारे में कि जीएसटी क्या होता है। बिकॉज अभी तक हमने टैली में अकाउंटिंग वाउचर की एंट्रीज कैसे की जाती है, इन्वेंट्री वाउचर की एंट्रीज कैसे की जाती है, उसके बारे में सीखा। उसके मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए, इन डेप्थ में हमने ये सब चीज़ें सीख ली। अभी देखिए दोस्तों, जीएसटी जो है ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनकम सोर्स है और परचेस ट्रांजेक्शन हो या सेल्स ट्रांजेक्शन हो, इस पे जीएसटी जो है ये इंक्लूड किया जाता है, हमें देना पड़ता है। तो इसीलिए जीएसटी जो है ये बहुत ही मेजर टैक्स है और इम्पोर्टेंट टैक्स है। इसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। और जब हम टैली में परचेस और सेल्स की एंट्रीज करते हैं तब उस वक्त हमें जीएसटी जो है वो यूज़ करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, जीएसटी क्या है, उसके टाइप कौन कौन से हैं और क्या क्या होता है जीएसटी में, हम सब पहले विस्तार से जानकारी लेते हैं और फिर उसके बाद परचेस ट्रांजेक्शन पे और सेल्स ट्रांजेक्शन पे किस तरीके से जीएसटी अप्लाई किया जाता है उसके बारे में अभी हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी के बारे में जानकारी लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पार्ट आता है दोस्तों, व्हाट इज जीएसटी, मतलब जीएसटी क्या है। तो जीएसटी ये टैक्स है, बेसिकली सेल्स पे ये टैक्स लगता है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए दोस्तों, जीएसटी आने से पहले हमारे इंडिया में दो टैक्सेस थे, एक था वैट, दूसरा था सर्विस टैक्स। गुड्स के लिए अप्लाई होता था वैट, वैट का मतलब था वैल्यू एडेड टैक्स, और सर्विसेज के लिए अप्लाई होता था सर्विस टैक्स। तो क्या हुआ, इन दोनों को हटा के एक ही टैक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, जीएसटी। फिर चाहे गुड्स हो, गुड्स पे भी जीएसटी लगता है, सर्विसेज हो, सर्विसेज पे भी जीएसटी लगता है। हाँ, कुछ अभी भी कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको अभी तक जीएसटी के दायरे में नहीं लाया है, जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह, गैस वगैरह, ये जो प्रोडक्ट्स है इनको अभी तक जीएसटी के दायरे में नहीं लाया है। बट बहुत सारे प्रोडक्ट जो है जिनके ऊपर वैट था, अभी उनके ऊपर वैट नहीं लगता, उनके ऊपर जीएसटी लगता है। चाहे वैट हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे सर्विस टैक्स हो, ये सब एक्चुअली क्या है, ये टैक्सेशन है। तो ये सब की सिस्टम ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो 2017 में हमारे देश ने जीएसटी की सिस्टम एडॉप्ट की, मतलब ऑलरेडी बाकी देशों में भी यहाँ पे जीएसटी जो है वो चलता है। तो उसी में से एक कंट्री से हमने सिस्टम एडॉप्ट की, उसमें थोड़े बहुत कुछ चेंजेस जो है वो कर दिए। ओके, तो ये होता है जीएसटी। जीएसटी आने की वजह से कुछ टैक्सेस बंद हो गए, जैसे कि एंटरटेनमेंट टैक्स था, ऑक्ट्रॉय था, उसके बाद वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। तो ये जो टैक्सेस थे ये बंद कर दिए और एक ही टैक्स इंट्रोड्यूस किया, दैट इज जीएसटी। तो ये थी इंफॉर्मेशन दोस्तों जीएसटी के बारे में। अभी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले देखिए, इंडिविजुअल पर्सन को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ये बिजनेस के लिए जरूरी होता है, बिजनेस के नाम से होता है। अभी देखिए, रूल ऐसा है, पहले रूल था कि जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपीज है उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। फिर वो चेंज होकर 40 लाख हो गया, जिनका टर्नओवर 40 लाख तक है उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अभी क्या होता है, हर फाइनेंशियल ईयर जब चेंज होता है तब गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो चेंज होती है, फाइनेंशियल पॉलिसीज। तो उसमें ये जो चीजें हैं ये चेंज होती रहती है, लिमिट्स जो होते हैं ये चेंज होते रहते हैं। ओके, तो ये नॉलेज जो है ये आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है। तो पहले 20 लाख लिमिट था, अभी 40 लाख है, नेक्स्ट ईयर में शायद और कुछ चेंज हो सकता है। बट ऐसे एक सर्टन लिमिट है, गवर्नमेंट ने जो लिमिट तय किया है उससे ज्यादा अगर आपका टर्नओवर होता है, टर्नओवर मतलब सेल्स, तो फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनमें टर्नओवर का कुछ लेना देना नहीं है, अगर आपको इस टाइप का बिजनेस करना है तो आपको कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। जैसे कि ई कॉमर्स वगैरह, तो वहां पे टर्नओवर का कुछ नहीं है, वहां पे कंपलसरी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। ओके, तो ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसे रूल्स होते हैं। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो होता है वो बिजनेस के नाम पे आता है, वो इंडिविजुअल पर्सन के नाम पे नहीं आता है। आपके बिजनेस का जो नाम होगा उसके नाम से आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो जीएसटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने फॉर्म किया हुआ है, हर स्टेट के लिए जीएसटी की एक बॉडी है। तो आप जिस स्टेट में रहते हो आप वहाँ पे उसके ऑनलाइन पोर्टल पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो।
वो अप्लाई करने के बाद उनकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको पेड करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं वो सब आपको सबमिट करने पड़ेंगे एज पर रूल, और फिर उसके बाद आपको एक जीएसटी नंबर मिल जाएगा। तो जीएसटी नंबर जो होता है वो किस तरीके से तैयार होता है, देखिए पहले जो 2 डिजिट्स होते हैं वो स्टेट कोड मेंशन करते हैं। इंडिया में हर एक स्टेट के लिए कुछ कोड्स दिए हुए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के लिए 27 है, दिल्ली के लिए 1 है, ऐसे हर एक स्टेट के लिए स्टेट कोड्स है। तो पहले जीएसटी नंबर के पहले 2 डिजिट्स जो होते हैं वो स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, और आगे जो होता है वो आपका पैन नंबर होता है, और लास्ट में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। इस तरीके से ओवरऑल पूरा जीएसटी का यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर बनता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक होता है, आपका नंबर किसी दूसरे को नहीं दिया जाएगा, किसी दूसरे का नहीं हो सकता। तो ये जो होती है ये ओवरऑल जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद फिर आपको कंपलसरी हर इनवॉइस पे आपको जीएसटी चार्ज करना है, और आपको टाइम टू टाइम पीरियोडिकली जो जीएसटी के रिटर्न्स है वो आपको यहाँ पे फाइल करना जरूरी होता है दोस्तों। तो इस तरीके से ये होता है ओवरऑल जीएसटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अभी जानकारी लेते हैं कि जीएसटी के स्लैब्स क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, जीएसटी बहुत सारे प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे में आते हैं, उसी तरीके से बहुत सारी सर्विसेज भी जीएसटी के दायरे में आती है। तो यहाँ पे देखिए टैक्सेशन के स्लैब्स बनाए हैं। कुछ गुड्स पे 0% जीएसटी है, मतलब उस पर जीएसटी नहीं लिया जाता। कुछ गुड्स पे 3% लिया जाता है, कुछ गुड्स पे 5% लिया जाता है, कुछ पे 12%, 18%, 28%। ऐसे देखिए दोस्तों जीएसटी के स्लैब्स हैं। अभी क्या होता है, जो चीज़ें कॉमन होती है गरीब से गरीब आदमी को भी लगती है, तो जनरली गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स नहीं लेती है। फिर जैसे जैसे चीज़ें लग्जरियस हो जाती है वैसे 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 फिर उसके ऊपर जीएसटी बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एयर कंडीशनर या फिर फ्रिज वगैरह, ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें रिच आदमी लेता है, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी ज़्यादातर ये चीज़ें नहीं लेता। तो ये लग्जरी से रिलेटेड है, तो इसीलिए देखिए इन चीज़ों के ऊपर फिर 28% टैक्स लगता है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों गवर्नमेंट ने गुड्स के ऊपर टैक्सेशन की सिस्टम बनाई हुई है, स्लैब्स बनाए हुए हैं। उसके बाद सर्विसेज की अगर बात करें, अगर आप किसी छोटे होटल में जाके रहते हो, गरीब से गरीब आदमी भी अफोर्ड करता है, तो उस होटल को जीएसटी कम लगता है। लेकिन अगर हम 5 स्टार होटल की बात करें तो 5 स्टार में कौन जाता है, पैसे वाला आदमी जाता है। तो ऑब्वियसली अगर उसके पास पैसा है तो 5 स्टार होटल में गवर्नमेंट जीएसटी भी ज़्यादा चार्ज करती है, 28% चार्ज करती है। तो देखिए दोस्तों बेसिकली इस तरीके से जीएसटी के स्लैब्स होते हैं। तो एंट्री करते समय आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप जिस गुड्स को या फिर जिस सर्विसेज को एंटर कर रहे हो उसके ऊपर कितना जीएसटी चार्ज करती है गवर्नमेंट, उसके हिसाब से आपको सब कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट ने ये गुड्स के डिवाइडेशन और सर्विसेज के डिवाइडेशन के लिए 2 कोड बनाए हुए हैं। एक होता है एचएसएन कोड जो गुड्स को दिया जाता है, और दूसरा होता है एसएसी कोड जो बेसिकली सर्विसेज को दिया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जीएसटी के स्लैब्स के बारे में डिटेल्स होते हैं। देन नेक्स्ट अभी हम देखने वाले हैं दोस्तों टाइप ऑफ जीएसटी। जीएसटी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? देयर आर 4 टाइप ऑफ जीएसटी। फर्स्ट इज सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है दोस्तों सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा टाइप होता है एसजीएसटी, उसका मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तीसरा टाइप होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों आईजीएसटी। आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड लास्ट होता है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, देखिए दोस्तों इंडिया में यूनियन टेरिटरीज है और स्टेट है। तो यूनियन टेरिटरीज के लिए यूटीजीएसटी आता है, स्टेट के लिए एसजीएसटी आता है। अभी देखिए दोस्तों, अभी आपके मन में सवाल आ सकता है कि अभी ये तो 4 टाइप के जीएसटी है, तो क्या एक साथ चारों अप्लाई होते हैं? नहीं, ऐसे नहीं होता है। अगर सपोज किसी प्रोडक्ट के ऊपर 5% जीएसटी होता है, तो फिर क्या इन चारों को अप्लाई करके फिर उसके ऊपर हमें 20% जीएसटी देना पड़ेगा? नहीं, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। अभी वो मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से जीएसटी का कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन कौन सा जीएसटी अप्लाई होगा, सीजीएसटी होगा, एसजीएसटी होगा, आईजीएसटी होगा या फिर यूटीजीएसटी होगा, ये तय करने से पहले ये किसके बेसिस पे तय किया जाता है कि टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है लोकल ट्रांजैक्शन, जिसे हम इंट्रास्टेट कहते हैं, या फिर दूसरा यहाँ पे लिखा है इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है बेसिकली ये लोकल ट्रांजैक्शन है या फिर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। लोकल मतलब देखिए
सेलर भी सेम स्टेट से है और बायर भी सेम स्टेट से है, तो उस केस में वो जो ट्रांजेक्शन होता है दोस्तों उसे हम कहते हैं लोकल ट्रांजेक्शन, स्टेट के अंडर हो रहा है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को दो टाइप के जीएसटी लगते हैं, एक होता है सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, एसजीएसटी जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। ओके, तो अभी फिर कैसे डिवाइडेशन होगा? अगर सपोज किसी आइटम के ऊपर 18% टैक्स लग रहा है, मतलब 18% जीएसटी लग रहा है, और ट्रांजेक्शन जो है वो लोकल है, मतलब बायर और सेलर दोनों ही एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में हाफ टैक्स जाएगा सीजीएसटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। ऐसा सीधा 50-50 डिवाइडेशन उसमें होता है। बट कब? अगर लोकल ट्रांजेक्शन है तो। लोकल ट्रांजेक्शन मतलब इंट्रा स्टेट, सेलर और बायर दोनों ही एक ही स्टेट से है, अलग अलग स्टेट से नहीं है, दोनों ही एक स्टेट से है, मतलब दोनों के जीएसटी नंबर सेम स्टेट से बिलोंग करनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे लोकल ट्रांजेक्शन। ओके, तो इस पे लगेगा आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी। अगर 28% है तो फिर उसका डिवाइडेशन 14% सीजीएसटी और 14% एसजीएसटी हो जाएगा मेरे दोस्तों। इस तरीके से लोकल ट्रांजेक्शन होता है। इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन किसे कहा जाता है? जो दो स्टेट्स के बीच में होता है, बायर किसी दूसरे स्टेट से है और सेलर किसी दूसरे स्टेट से है, मतलब बायर का जीएसटी नंबर अलग स्टेट से बिलोंग करता है और सेलर का जीएसटी नंबर अलग स्टेट से बिलोंग करता है, तो उस समय उस ट्रांजेक्शन को हम इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन कहते हैं, और उस समय सिर्फ एक ही जीएसटी चार्ज किया जाता है, उसे कहा जाता है आईजीएसटी। तो आईजीएसटी जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, फिर जिस स्टेट से बायर बिलोंग करता है उस स्टेट को वो उसका आधा हिस्सा दिया जाता है, वो नेक्स्ट प्रोसेस होती है। तो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन मतलब बायर और सेलर के जीएसटी नंबर अगर दो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसे इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन कहा जाता है, और उस वक्त सिर्फ एक ही जीएसटी अप्लाई होता है, उसे कहा जाता है आईजीएसटी। और पूरा जो स्लैब है फिर चाहे 18% का हो तो 18% चला जाएगा आईजीएसटी में। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, जीएसटी के टाइप्स होते हैं, और लोकल ट्रांजेक्शन है या फिर इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है, इसके बेसिस पे ये तय किया जाता है कि कौन सा जीएसटी इसमें अप्लाई करना है। अभी देखिए नेक्स्ट आता है यूटी जीएसटी। ऑब्वियसली अगर स्टेट नहीं होगा तो फिर वो यूनियन टेरिटरी होगी, तो वहां पे क्या होगा? अगर लोकल ट्रांजेक्शन है तो सीजीएसटी और यूटी जीएसटी अप्लाई होंगे, और इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है तो ऑब्वियसली मैंने आपको बोला है कि वहां पे आईजीएसटी ही अप्लाई किया जाता है। तो ये थे जीएसटी के कुछ बेसिक्स। उसके बाद देखिए क्या होता है दोस्तों, जीएसटी जो है परचेस पे भी अप्लाई होगा। अगर आप किसी से परचेस करते हो और उसके पास जीएसटी नंबर है तो वो आपसे जीएसटी लेगा। आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, आपने किसी को गुड्स सेल की है तो आपको भी उसके पास से जीएसटी लेना पड़ता है दोस्तों। तो इस तरीके से जीएसटी चार्ज किया जाता है। अभी देखिए जीएसटी के रिपोर्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जीएसटीआर 1 होता है, जीएसटीआर 2A होता है, जीएसटीआर 3B होता है। ये जो है ये मेन 3 रिपोर्ट्स होते हैं जो हमें गवर्नमेंट को हर मंथ में सबमिट करने पड़ते हैं। अभी देखिए इसकी पीरियोडिसिटी कैसी होती है। पहले रूल था अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको हर महीने जीएसटी रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। अगर 1.5 करोड़ से कम है तो आपको 3 मंथली मतलब क्वार्टरली भी अगर आपने जीएसटी रिटर्न फाइल किए तो भी चलता है। तो ये जो रूल्स होते हैं दोस्तों ये चेंज होते हैं, लिमिट्स देन मंथ्स वगैरह ये सब जो चीजें ये चेंज होते हैं। अभी ऐसे समझिए कि आपको मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल करना है तो आप मंथली जीएसटी रिटर्न भी फाइल कर सकते हो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अभी कौन कौन से रिपोर्ट आपको फाइल करने पड़ते हैं? सबसे पहला रिपोर्ट होता है देखिए जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 में हम क्या करते हैं, हमारे एक महीने में जितने भी सेल्स इनवॉइस जनरेट हुए हैं वो सब सेल्स इनवॉइस की इंफॉर्मेशन हम गवर्नमेंट को देते हैं। अभी किस वे से दे सकते हो आप? अगर आपने टैली में अकाउंटिंग मेंटेन की है तो डायरेक्टली टैली से आप जीएसटीआर 1 एक्सपोर्ट करके फिर गवर्नमेंट के पोर्टल पे जिस फॉर्मेट में वो फाइल लगती है वो फॉर्मेट में आप उसको कन्वर्ट करके अपलोड कर दोगे तो जीएसटीआर 1 आपका गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। या फिर दूसरा तरीका होता है एक्सेल के फॉर्मेट में भी आप सब इनवॉइसेस की एंट्री करके गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो।
तीसरी चीज, डायरेक्टली अगर सपोज इनवॉइसेस कम है आपके, तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके आपका आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करके फिर वहां पे डायरेक्टली उनके पोर्टल पे सब इनवॉइसेस की एंट्री भी आप कर सकते हो। तो ये 3 तरीके होते हैं, इन 3 तरीकों से आप GSTR1 फाइल कर सकते हो गवर्नमेंट के पास। तो क्या होगा, आपके सब सेल्स के डिटेल गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। उसके बाद फिर क्या होता है, देखिए दोस्तों, इस तरीके से जितने भी लोग हैं स्टेट में, पूरे देश में, जिनके पास GST रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो सब अपना GSTR फाइल करते हैं, GSTR1। अभी देखिए, मैंने कुछ रजिस्टर वेंडर्स से, मतलब जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनके पास से भी मैंने कुछ परचेसिंग किया है, और परचेसिंग करते वक्त मैंने वहां पे उनको GST पे किया है। तो ये जो GSTR2 होता है, 2A होता है, ये परचेस के लिए होता है, जिसमें परचेस के डिटेल्स होते हैं। अभी ये ऑटोमेटिकली फेच आउट हो जाता है, ओके, अपने आपके अकाउंट पे ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा, बिकॉज आपने किसी से परचेस किया है कुछ चीजें, तो इसका मतलब उसने भी तो सेल किया है। तो जैसे ही वो उसका GSTR1 अपलोड करता है, GSTR1 अपलोड जब उसने सेल्स की एंट्री की होगी, तो उसने वहां पे आपका GST नंबर वगैरह ये सब चीजें डाली होगी, तो तुरंत क्या होता है, आपके अकाउंट में परचेस के डिटेल रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। एंड देन फिर परचेस और सेल्स के अगेंस्ट फिर कैलकुलेट किया जाता है कि आपको एग्जैक्टली कितना GST पे करना है। तो वो सब जो चीजें होती है, वो उसकी इंफॉर्मेशन GSTR3B में होती है, और GSTR3B में जितनी अमाउंट आती है उतनी अमाउंट आप पे करोगे गवर्नमेंट को, ओके। अभी यहाँ पे 2 चीजें होती है दोस्तों, इनपुट टैक्स क्रेडिट करके भी एक कंसेप्ट है। अभी ऐसे समझिए कि मेरी मोबाइल की शॉप है, मैं मोबाइल खरीदता हूँ और बेचता हूँ। अभी ऐसे समझिए कि एक मोबाइल मैंने 10,000 रुपीज में किसी से खरीदा, किसी दुकानदार से खरीदा बेचने के लिए, ओके। अभी उस समय मैंने उसको 18% GST पे किया। तो मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने 10,000 के मोबाइल पे 18% मतलब 1,800 रुपये GST वहां पे कर दिया है। सिंपल सी बात है। अभी ये जो 10,000 का मोबाइल है, ये मैंने 15,000 में बेच दिया, ओके। तो अभी मुझे टोटली वो 1,800 रुपये और 900 रुपये, ऐसे दोनों को मिला के हम यहाँ पे देखिए टोटल करेंगे 15,000 पे इंटू 18%। तो देखिए मुझे 2,700 रुपीज का GST जमा हुआ है, ओके। मैंने उसके पास से मोबाइल खरीदा, उस वक्त मैंने उसको 1,800 रुपया GST पे कर दिया 10,000 पे। अभी मैंने ये मोबाइल 15,000 में किसी को बेच दिया। अभी उसके पास से मुझे जो कलेक्शन आया वो 2,700 रुपये GST आया, ओके। अभी देखिए ये जो 2,700 है, ये मेरे हक के नहीं है, ये किसे देने हैं मुझे, गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट क्या करता है, जो लास्ट इनवॉइस जनरेट हुआ है, मतलब लास्ट सेलिंग अमाउंट जो है, उसके ऊपर GST जितना होता है उतना ही गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड होता है, ओके। अभी इस ट्रांजेक्शन में टोटल गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेशन है 2,700। अभी देखिए इसमें क्या होगा दोस्तों, आपको फिर 2,700 पूरे के पूरे गवर्नमेंट को नहीं देने हैं। उस मोबाइल के अगेंस्ट 1,800 रुपये GST ऑलरेडी आपने परचेस करते समय भर दिया है। हालांकि आपने उस शॉपकीपर को दिया है, बट उसने वो GST आपके नाम से ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर दिया होगा, जब उसने खुद का GSTR1 और 3B फाइल किया होगा। तो देखिए ये जो 1,800 रुपये है, ये एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। तो आपको गवर्नमेंट को टोटल कितना देना है, 2,700, उसमें से 1,800 रुपये ऑलरेडी आप दे चुके हो, तो ऊपर का जो डिफरेंस है दैट इज 900 रुपीज, सिर्फ इतना ही आपको पे करना पड़ेगा। तो ये जो होता है दोस्तों, इसे बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम कहा जाता है। ये जो होता है ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने गवर्नमेंट के पास ज्यादा GST जमा किया है परचेसिंग का, और आपका सेलिंग कम हुआ है, तो उस केस में आपको फिर GST भरने की जरूरत नहीं होती है। वो जितना आपका एडवांस में जमा है उसमें से वो सब चीजें कट हो जाती है, बट आपको वो प्रॉपर फॉर्मेट में सब रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करने होते हैं। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये GSTR1, GSTR2A, GSTR3B ये जो होते हैं, ये पीरियोडिकली हमें फाइल करने होते हैं। अगर इनकी फाइलिंग में कुछ गड़बड़ वगैरह हो जाए, अगर टाइम पे नहीं दिया जाए, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, पेनल्टीज भी आपको लग सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जानकारी जो दी जाए वो गवर्नमेंट को प्रॉपरली दी जाए, जो सच है वही जानकारी दी जाए।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो ड्यू डेट्स होती है, मतलब GSTR 1 फाइल करने की ड्यू डेट्स होती है, GSTR 2A की, GSTR 3B की, सब की ड्यू डेट्स होती है। विद इन दैट ड्यू डेट्स आपको ये सब चीज़ें जो है ये प्रॉपरली फाइलिंग करके कंप्लीट करनी होती है। अगर डेट क्रॉस हो गई तो फिर पेनल्टीज लग जाती है मेरे दोस्तों। तो इसीलिए ये जो जीएसटी का पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जीएसटी के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ये मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अभी हम देखेंगे दोस्तों, टैली में आपको अगर जीएसटी की एंट्री करनी है तो यहाँ पे जीएसटी की सेटिंग्स किस तरीके से करनी पड़ती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर है। अभी हम F11 प्रेस करेंगे तो जिस कंपनी के लिए आपको जीएसटी की सेटिंग्स अप्लाई करनी है, पहले उस कंपनी का नाम सिलेक्ट कीजिए। सपोज मुझे RCM के विनर्स ये नाम की कंपनी के लिए जीएसटी की सेटिंग अप्लाई करनी है, तो देखिए मैंने इसको ओपन कर लिया। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस साइड में ऑप्शन होता है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर ये नो है सपोज, तो इसको आपको यस कर देना है। अभी इसको यस करने के बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पूछे जाएंगे जो आपके पास है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। तो सपोज हमारा महाराष्ट्र है तो मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र ले लिया। अभी यहाँ पे देखिए दो होता है टाइप, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर और कंपोजिशन। इसमें से अभी हम लेंगे रेगुलर। कंपोजिशन मतलब कुछ बिजनेसेस के लिए या फिर कुछ स्टेट के लिए कोई खास कंसेशन दिए जाते हैं, फिर उसे कंपोजिशन स्कीम कहते हैं, बट वो कम है, हम यहाँ पे रेगुलर लेंगे। देन एक्सेस ऑफ अदर टेरिटरी, अगर आप यूनियन टेरिटरी से हो तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन यस करना पड़ेगा। देन जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, आपके बिजनेस को जीएसटी कब एप्लीकेबल हुआ है, तो जो फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग डेट होगा वही हमारा यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल फॉर्म होगा। यहाँ पे देखिए आपका जीएसटी नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा। अभी देखिए जैसे मैंने कहा कि जीएसटी के पहले 2 डिजिट्स जो होते हैं वो यहाँ पे स्टेट कोड होता है, उसके बाद आपका पैन नंबर होता है जो भी है कुछ, ओके। उसके बाद पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR 1, देखिए यहाँ पे GSTR 1 आप मंथली फाइल करते हो या फिर क्वार्टरली फाइल करते हो, उसकी पीरियोडिसिटी आपको यहाँ पे सेट करनी है, वो आपके टर्नओवर के ऊपर डिपेंड होती है। बाद में ये चीज़ें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ आपको रखना है। ई वे बिल क्या आपको अप्लाई करना है नहीं करना है ये आपको यहाँ पे तय करना पड़ेगा। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे यस रख दिया है। अभी ई वे बिल कहाँ पे अप्लाई होगा, देखिए जिस परचेस ट्रांजेक्शन या फिर सेल्स ट्रांजेक्शन की अमाउंट 50,000 से अगर ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे ई वे बिल अप्लाई होता है, अगर कम है तो ई वे बिल अप्लाई वहाँ पे नहीं होता है। अभी ई वे बिल जो होती है ये सेंट्रलाइज इनवॉइसिंग सिस्टम होती है, एक सर्वर होता है उनका, वहाँ से बिल जो है आप या फिर आप जो एंट्री करते हो वो वहाँ पे चली जाती है और ई वे बिल जो है वो जनरेट हो जाता है। ये सेंट्रलाइज सिस्टम होती है, ओके। तो यहाँ पे 50,000 का लिमिट है, एंटर करके हम अभी इसको सेव कर देंगे। देखिए तो दोस्तों इस तरीके से बेसिकली जीएसटी की सेटिंग जो है यहाँ पे की जाती है। अभी ये जीएसटी कहाँ पे अप्लाई होगा, जब आप परचेस का लेजर बनाओगे, सेल्स का लेजर बनाओगे, परचेस रिटर्न का लेजर बनाओगे, सेल्स रिटर्न का लेजर बनाओगे, स्टॉक आइटम्स बनाओगे, तब इन सब चीज़ों पे हमें जीएसटी के सेटिंग्स अप्लाई करनी होती है मेरे दोस्तों। सो आई होप जीएसटी के बारे में ये जो सब बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई ये आपको प्रॉपरली समझ में आई होगी। अभी नेक्स्ट सेशन में जीएसटी में बेसिकली परचेस की एंट्री कैसे की जाती है, अगर लोकल परचेस है तो किस तरीके से करना है, इंटरस्टेट परचेस है तो किस तरीके से करना है, परचेस रिटर्न की एंट्री कैसे करनी है, लोकल सेल है तो एंट्री कैसे करनी है, इंटरस्टेट सेल है तो कैसे करनी है एंट्री, उसके बाद सपोज सेल्स रिटर्न है तो उसकी एंट्री कैसे करनी है जीएसटी में, देन जीएसटी की एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करनी है जर्नल में, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट सेशंस में सीखने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।